सो हेलो एस्पांट दिस इज सचिन पटेल योर ब्रो योर मेंटर। आज एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में उन एस्पांट के बारे में बात करूंगा जिन एस्पांट का अभी आरआरबी के एग्जाम प्री नहीं निकले हैं, पीओ और क्लर्क में वे फेल हुए हैं। तो उन एस्पांट के लिए अब और इसमें भी उन एस्पांट के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी एज अभी 20 ईयर्स नहीं हुई, जिनकी एज 20 साल से कम है। क्योंकि 20 साल से कम होने की वजह से वे एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ में भी नहीं जा सकते और वे आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट में एज अपनी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। तो जिन भी एस्पायरेंट की एज 18 साल हो गई है तो वे आरआरबी में जैसे फेल हुए हैं तो आप निराश नहीं हो और आपको एलआईसी असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ठीक है, मेरा तो मानना यही है। अब ये पूछोगे आप भैया एलआईसी असिस्टेंट में, ये तो आपने सही बताया कि 18 साल एज चाहिए, हमारा एसबीआई और आईपीएस में हम एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाए। और भैया इसमें और क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो एस्पार्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, बीएससी हो, बीए हो और बीकॉम में कोई सी भी किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो। और इसमें जो आपके मार्क्स होने चाहिए 55% से ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, और जिस भी एस्पायरेंट की 55% से ग्रेजुएशन हो गई है या उससे अपर मार्क्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, वह एलआईसी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है गाइज। और गाइज 55% होने की वजह से यहाँ पर कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 55% कुछ एस्पायरेंट के नहीं है और वे वैसे अब अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़े नहीं थे, उस वजह से आपको उनकी परसेंट कम बनी और आपको यहाँ पर उस चीज का फायदा मिलेगा। आपने यदि तैयारी की थी, आपकी 55% अब बनी है, 55% बनी है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम इसके जो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। इसमें आते हैं आपके, मैं नॉर्थ रीजन की बात कर रहा हूँ गाइज। नॉर्थ रीजन में जैसे इसमें आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, करंट अफेयर और आपके क्वांट और रीजनिंग। और जैसे अलग जो उनमें शायद इंग्लिश की जगह उनकी भाषा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, शायद हिंदी या किसी तमिल उमिल ऐसे कुछ करते हैं शायद, मेरी हिसाब से है, मैंने देखा है ना गाइज। तो आप देख लेना, आप जैसे नॉर्थ रीजन के नहीं है तो, यदि आप नॉर्थ रीजन के हो, एनसीआर के हो, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, ठीक है, यहाँ से हो तो आप के लिए ये वीडियो है। एमपी से जब भी है ना गाइज, तो नॉर्थ रीजन के लिए तो उनको रीजनिंग के आते हैं यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन, 35 मिनट में करने होते हैं, 50 मार्क्स के। ठीक है गाइज। इसके बाद आते हैं आपके क्वांट के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट में। उसके बाद आती है आपकी वो इंग्लिश, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, 35 मिनट में। उसके बाद आती है अपनी जीए। तो जीए जो करंट अफेयर है आती है अपनी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है, लेकिन इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 15 मिनट है, लेकिन 15 मिनट में इजीली कर लेंगे आप, जैसे आते हैं तो हमें करंट अफेयर। ठीक है गाइज, तो जीए में हम कर सकते हैं, जैसे हमें आते हैं तो इजीली 15 मिनट में कर देंगे हम 50 क्वेश्चन में, जितने 50 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि भैया ये तो आपने बता दिया ये चारों सब्जेक्ट हैं और इसमें अलग अलग टाइम मिलता है सेक्शन वाइज, इसमें आरआरबी की तरह पूरा एक ही टाइम नहीं मिलता। और अब बताओ भैया इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहता है। तो एग्जाम पैटर्न गाइज पहले तो इसमें था 2 चरण, एक प्री होता था, एक मेंस होता था, और मेंस के बाद आपको वहीं से जॉब के लिए अंतिम उसमें मेरिट के आधार पर आपको चुन लिया जाता था। लेकिन गाइज अब इसका थोड़ा सा शेड्यूल इन्होंने चेंज किया है। इन्होंने क्या चेंज किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा विस्तार से देखिएगा। इन्होंने जैसे एक पेपर होता है अब आपका एलआईसी असिस्टेंट का, उसे प्री और मेंस लेवल का नहीं कहेंगे, उसके जो मिड में कुछ कुछ मिड लेवल रहेगा और उसमें किस पर, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन होता है एलआईसी असिस्टेंट में। ठीक है, जैसे कर्नाटक बैंक में भी ऐसे ही अभी एक पेपर के आधार पे ही लिए थे वहां पर भी। ठीक है, तो आपका एक पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये पूछ रहे हो कि भैया इसमें किस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, किस लेवल किस प्रकार का रहता है, तो गाइज ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें गाइज रहता है आपका लेवल एसबीआई क्लर्क और आईपीएस पीओ और आपने आरआरबी पीओ, इनके तो प्री का जो लेवल होता है वे क्वेश्चन आएंगे। और अपने जो आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, इनके मेंस और एसबीआई क्लर्क के मेंस से थोड़े हल्के, और आईपीएस और आरआरबी क्लर्क के मेंस के इक्वल टू, और एसबीआई क्लर्क से नीचे, तो ये लेवल रहता है आपका। तो इस प्रकार क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट वो बनते हैं, उन्हें पेपर बनाते हैं एग्जामिनर। एग्जामिनर जैसे इनके आरआरबी आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ के, इनके तो प्री के क्वेश्चन उस हिसाब के लेते हैं कुछ क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो आते हैं उस प्रकार क्वेश्चन। तो इस प्रकार के अपने 50-50 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। तो ठीक है, ये इसका पैटर्न है। तो मैंने ये बता दिया। अब आप बोलोगे तो भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो भैया इसके नोटिफिकेशन के बारे में चलो आपसे बता देते हैं, हम बात करते हैं वो खुलकर कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में कब आएगा। तो नोटिफिकेशन भैया इसका नोटिफिकेशन आने वाला जस्ट अभी। जैसे आप बिलीव नहीं करोगे कि इसका नोटिफिकेशन आपका या तो अगले वीक में आ जाए, इस वीक में भी आ जाए। तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी है। अब ये अगला वीक, अब कल से मंडे है तो कल से इस वीक में आ जाएगा या फिर उससे अगले वीक में तो आ जाएगा अपना नोटिफिकेशन। ये आरआरबी पीओ के जो मेंस है इनके एग्जाम से पहले पहले आ जाएगा या, ठीक है। तो आपके इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो गाइज आपको मैंने बताया बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आप आरआरबी में अभी आपका वहां पर पेपर बिगड़ गया, प्री में नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो आप के लिए बहुत अच्छी सुनहरा मौका। यदि आपकी एज कम है, यदि आपकी एज 18 साल के आसपास है, 19 साल है, 20 साल नहीं हुई, आपको 20 साल एज नहीं हुई, तो आप एसबीआई और आईपीएस में किसी भी एग्जाम को फिलअप नहीं कर सकते, वहां पर एलिजिबल नहीं हो। और एलआईसी असिस्टेंट में आपको पता है 55% ये ग्रेजुएशन मांगते हैं, उस वजह से आपको कंपटीशन भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा गाइज। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बेनिफिट का फायदा उठाइए। आप 18 साल 19 साल आपकी एज है, तो आप अब अगले एग्जाम दोगे अगले साल ही और सभी। तो आपके लिए ये लास्ट एग्जाम है और यह आपके लिए आप सिलेक्शन लोगे इसमें, मैं बता रहा हूँ। आप इसमें बस थोड़े से एक कंटिन्यूटी बनाए रखना। अब 1-1.5 महीने की बात है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनमें करंट अफेयर पे फोकस रखना। और इसमें सिलेक्शन की पूछो, सिलेक्शन किस प्रकार करेंगे? तो गाइज मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको, एक तो रीजनिंग और क्वांट और अपने करंट अफेयर और अपने जो इंग्लिश है। तो करंट अफेयर तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इसमें करंट अफेयर एलआईसी के बैंकों की करंट अफेयर और पढ़नी है आपको। और सिलेबस तो क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का तो सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर एलआईसी की जो है ना करंट अफेयर, ये आपको थोड़ी अलग पढ़नी है। ये तो आपको भी सीधी सी बात, जनरल सी बात है गाइज। आपको पता है कि जब एग्जाम ही अलग है तो यहाँ पर ये इस बैंक के तो करंट अफेयर बनेंगे, ठीक है गाइज। तो ये आप याद कर लेना। और सोर्स की बात करो तो आप यहाँ से भी कर रहे हो, जैसे करंट अफेयर मेरे पास से कर रहे हो, या फिर किसी और अड्डा 24/7 अनअकैडमी कहीं से भी कर सकते हो गाइज। ये आपकी चॉइस है, स्टडी आईक्यू कहाँ से करो आप, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब गाइज आप ये पूछ रहे हो कि भैया फिर जैसे इसमें मैथ का सेम सिलेबस बताया आपने, क्वांट का, इंग्लिश का सेम है, और इसका रीजनिंग का थोड़ा सा अलग बताया आपने, इंग्लिश का सेम है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करें कि आपका सिलेक्शन के लिए, आप अगर सो तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट कोई से भी चूज कर लो। जैसे रीजनिंग, मेरे को तो लगता है सबसे जो एक्सपर्ट बताते हैं, जैसे प्रिपरेशन आपने की है 2-4 महीने, तो आपको सबसे इजी रीजनिंग ही मिल रहा होगा इसमें, कि जिसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छे। या फिर हाँ गाइज, ये हो सकता है किसी की इंग्लिश में बेस्ट हो। तो आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे अब मेरे बताऊं, मैं मेरे बारे में, तो मैं भी 18 साल एज, मेरी भी अब 19.5 साल एज है, मैं भी अब 20 साल के वाले एक भी फॉर्म नहीं भर सकता गाइज। मेरे क्या है, 20 दिसंबर को मेरा जन्म दिवस हो, उस वजह से मैं, अब ये एग्जाम सभी पहले फॉर्म भर जाते हैं, तो उस वजह से मैं आपकी बार एलिजिबल नहीं हूँ एसबीआई आईपीएस में और भी अन्य एग्जाम में, एनआईसीएल एओ, ठीक है, एलआईसी एडीओ, इनमें भी नहीं हूँ। तो मेरे लिए भी एलआईसी असिस्टेंट ही है, इसमें सिलेक्शन लेना है मेरे को, ठीक है। मेरे पास भी यही है, एक ऑप्शन है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप जब, अब मेरे बारे में बता रहा हूँ मैं, मेरे पास जैसे रीजनिंग है, मेरे एक तो रीजनिंग में है मेरा, जो मुझे इजी लगता है और इसमें मैं अच्छे स्कोर गेन कर सकता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट में अब मुझे चुनना है क्वांट, तो शायद वैसे क्वांट में कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्वांट तो शायद नहीं होगा, लेकिन मैं इसको करूंगा, क्या नाम है इसका, करंट अफेयर या इंग्लिश में से एक चूज करूंगा। तो मैं करंट अफेयर को चूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इंग्लिश को भी करूंगा, लेकिन करंट अफेयर और रीजनिंग में मैं ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारे इंग्लिश है और जो क्वांट है गाइज, इंग्लिश और क्वांट है ना, उनमें मैं जैसे ऐसे जो कट ऑफ निकल जाए इतने स्कोर गेन करूंगा, इन 2 सब्जेक्ट को अच्छा कर लूंगा। भैया गाइज यही तो है, यही तो बात है। जो एस्पायरेंट, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी यही तो होती है। वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो उनको पता है कि 4 सब्जेक्ट, इनमें 2 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग, तो उनको पढ़ते हैं ज्यादा, उनको ज्यादा फोकस करते हैं। 2 सब्जेक्ट जो उनके जो अच्छे नहीं है, थोड़े उनको डिफिकल्ट लगने हैं, उनमें उनको फोबिया लगता है, तो उनको वो थोड़ा स्किप करते हैं। स्किप इतना करते हैं कि कट ऑफ निकल जाए, बस इतना करते हैं, इसका टॉप निकल जाए। तो गाइज आपको भी यही करना है। तो आपको दो सब्जेक्ट ये आपके इंग्लिश मजबूत और रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग से निकाल दो सिलेक्शन। गाइज बहुत से एक्सपर्ट हैं जिनका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया, लेकिन और उनको क्वांट बिल्कुल नहीं आता इतना खास,
उन्होंने बताया भी आपने अपनी सक्सेस स्टोरी में कि सर हमें जैसे रीजनिंग और मेरा इंग्लिश मजबूत था और करंट अफेयर में कर लिए मैंने। तो उनका करंट अफेयर और इंग्लिश के बेस पे बहुत सिलेक्शन लिए बच्चों ने एसबीआई पीओ में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप भी 2 सब्जेक्ट कोई से चूज़ कर लो, आपको जो अच्छे लगते हैं उन सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उनको ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे इंग्लिश रीजनिंग हो सकता है, रीजनिंग क्वांट करंट अफेयर हो सकता है, ठीक है। क्वांट पे इतना फोकस कर लो कि कट ऑफ निकले। हाँ, इतना भी स्किप मत कर देना किसी सब्जेक्ट को आप गाइस कि आपकी कट ऑफ ही नहीं निकले। तो उस सब्जेक्ट को इतना तो पढ़ना है आपको कि अपनी कट ऑफ निकल जाए। कट ऑफ निकालने के लिए इतना तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना था आपके लिए, क्योंकि इसमें 55% है जो उसमें बैचलर ग्रेजुएशन में 55% मांगते हैं, उस वजह से कंपटीशन थोड़ा हल्का मिलेगा। आपकी 18 साल एज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप कहोगे भैया इसकी क्या सैलरी है, तो सैलरी प्रोसेस भी अच्छी है इसकी, 40 से 50 हजार के मिड में है। ट्रेनिंग के बाद आपकी 50 हजार के आसपास मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। और गाइज इस पे प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर कमेंट करो यदि आपको इंटरेस्ट लगते हैं, इंटरेस्टिंग सेशन है लगते हैं, तो मैं भी अपना कीमती समय इनमें देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।